जर्मन फौजी अब चारों तरफ से घेरे जा चुके थे और जो गोलियों से बच रहे थे वो भूख और ठंड से मर रहे थे। और इसके बावजूद भी जर्मन एयरफोर्स के कमांडर हरमन गोरिंग से पूछा गया कि क्या आप अपने जर्मन सोल्जर्स को स्टालिनग्राड के अंदर रीसप्लाई कर सकते हो। तब हरमन गोरिंग ने एक बहुत बड़ा झूठ कहा। हिटलर को स्टालिनग्राड कैंपेन के लिए कमांडर चुनना था और उसने जिस कमांडर को चुना वो ऑर्डर्स फॉलो करने में तो बहुत अच्छा था, परंतु जब साल 1939 में यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जर्मनी एक एक करके अपने आस पड़ोस के देशों को हराते जा रहा था। पहले पोलैंड, फिर डेनमार्क और नॉर्वे, फिर लो कंट्रीज यानी बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, और फिर अल्टीमेटली फ्रांस। वो कंट्री जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं हरा पाए थे उनको भी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ही समय में हरा दिया। इस तरह से जीत के बाद, जीत मिलने के बाद एडोल्फ हिटलर ने अब सोवियत यूनियन को इन्वेट करने का प्लान बनाया और इन्वेजन के बाद सोवियत यूनियन में भी उनको शुरू में सक्सेस मिली, पर उनकी जो इतनी बड़ी वॉर मशीन थी वो आके रुकी फिर 1942 में स्टालिनग्राड में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टालिनग्राड के कैंपेन के लिए हिटलर ने एक ऐसा कमांडर चुना जो उसका बहुत वफादार था। पर सुनने से ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर उसने ऐसे कमांडर को चुना था जो बहुत वफादार था, उसके ऑर्डर्स फॉलो करता था, तो स्टालिनग्राड में जर्मनी की हार क्यों हुई? कहानी शुरू होती है जून 1941 से। ये वो समय था जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव कैंपेन लॉन्च किया। इसका नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। शुरुआत में तो जर्मन पैंजर्स और उनकी लुफ्टवाफे ने बहुत तेजी से सोवियत यूनियन की टेरिटरीज को कैप्चर किया, पर 1941 के एंड तक आते आते ये जो ब्लिट्जक्रीग का कैंपेन था जर्मनी का वो स्लो होने लगा। देखिए, जब भी आप कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान करते हो तो आप ये जरूर सोचते हो कि जब आप ये करोगे एक्शन, उस समय वेदर कैसा रहेगा। और ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 की बात नहीं है। जब जर्सिस ने भी ग्रीस को इन्वेड किया था 481 बीसी में, उस समय भी उसका प्लान ये था कि उसको ठंड के महीने शुरू होने से पहले अपना कैंपेन समाप्त करना है। सोवियत यूनियन को इन्वेड करने के लिए जर्मनी ने अपनी तरफ से 3 आर्मी के ग्रुप्स भेजे थे, जिसमें से जो सेंटर वाला ग्रुप था वो 1941 के एंड तक आते आते मॉस्को के बिल्कुल बाहर आके थम गया। यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ सोवियत यूनियन का जबरदस्त रेजिस्टेंस आने लगा था और इसी वजह से वो लोग मॉस्को को इन्वेड नहीं कर पाए। अब क्योंकि जर्मन आर्मी सोवियत यूनियन की कैपिटल मॉस्को को जीत नहीं पाए तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी थी। तो इसीलिए अब उनका फोकस मॉस्को से हट के सोवियत यूनियन के कुछ ऐसे शहरों पे, ऐसी जगहों पे हुआ जहां पे डिफेंसेस कम थे, जहां पे इन्वेजन आसान था और वहां पे जर्मन आर्मी रिलेटिवली आसानी से जीत सकती थी। इसीलिए 1942 के स्टार्टिंग में जर्मन हाई कमांड ने अपने ऑफेंसिव कैंपेन्स का जो फोकस है उसको मॉस्को से हटा के साउथ की तरफ फोकस किया। इस रीजन में यूक्रेन और कॉकेसस का एरिया आता था और इन रीजन्स में बहुत सारी ऑयल फील्ड्स थी और क्योंकि जर्मनी के इतने सारे पैंजर्स को, उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स को ऑयल की बहुत जरूरत थी, तो अगर वो इन ऑयल फील्ड्स को कैप्चर कर पाते तो उनको बहुत सारा ऑयल मिल जाता और फिर से एक बार वो उनका जो नॉर्दर्न और सेंट्रल अटैक है सोवियत यूनियन के ऊपर उसको वो तेजी से रिज्यूम कर पाते। उसके साथ एक और रीजन है, अगर वो इन एरियाज को पूरी तरह कैप्चर कर लेते तो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता, जिसकी वजह से वहां की पब्लिक में और भी मोरल की कमी आती। साउथ को चूज करने का एक और रीजन था, यहाँ का टेरेन। जहां सेंट्रल और नॉर्दर्न सोवियत यूनियन में उनको जंगलों से गुजरना पड़ता था, साउथ के रीजन में एक्सपेंसेस थे, मतलब खुले मैदान थे जहां पे इनके पैंजर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स तेजी से बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर सकते थे। फिर यहाँ पे नेचुरल बैरियर्स भी कम थे सेंट्रल और नॉर्दर्न सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी स्पीड तेज हो जाती है। फिर उसके बाद इस एरिया में सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन कम थी और इसी वजह से यहाँ पे जो डिफेंसेस थे वो भी रिलेटिवली वीक थे। तो इस वजह से अगर जर्मन्स यहाँ पे अटैक करते तो उनको सोवियट्स को हराना ज्यादा आसान था। इन सब बातों की वजह से जर्मन आर्म फोर्सेस ने 1942 के स्टार्ट में केस ब्लू को लॉन्च किया। इसमें उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक था वोल्गा रिवर के किनारे पे स्टालिनग्राड को कैप्चर करना और दूसरा था कॉकेसस के सारे रीजन को कैप्चर करना जहां पे उनको बहुत सारी ऑयल फील्ड्स मिल जाती। ओवरऑल अगर देखा जाए तो केस ब्लू का एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि सोवियत रेजिस्टेंस को पूरी तरह तोड़ देना, क्योंकि मॉस्को में उन्होंने जर्मनी को रोका था, पर अगर साउथ में वो लोग जर्मनी को नहीं रोक पाए तो एक बार फिर से सोवियत ट्रूप्स की, उनकी जनता की जो लड़ने की इच्छा थी वो कम हो जाती। ऐसा जर्मन हाईकमांड सोच रहे थे। स्टालिनग्राड पे हमला करने का एक रीजन ये था कि वो वोल्गा नदी के किनारे था और वोल्गा नदी से बहुत सारी सप्लाईज जाती थी सोवियत आर्मी के लिए, तो अगर वो इस शहर को कैप्चर कर लेते तो सप्लाई लाइंस को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जहां से वॉर एफर्ट के लिए सोवियत यूनियन के लिए बहुत सारे वॉर प्रोडक्शन होता था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी जो सोवियत वॉर एफर्ट के लिए सामान बना रही थी। और एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि एडोल्फ हिटलर चाहते थे कि सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन का नाम जिस शहर में है, स्टालिनग्राड, जोसेफ स्टालिन, उस शहर को तो हराना ही है, क्योंकि अगर इस शहर को हरा दिया
तो जर्मनी के पास एक सिंबॉलिक विक्ट्री आ जाएगी कि उन्होंने स्टालिन के नाम के शहर को हरा दिया। और इसीलिए हिटलर ने बोल कर रखा था कि स्टालिनग्राड को तो हम जीत के ही रहेंगे, हम मॉस्को में नहीं जीत पाए पर यहां पे हमको जीत हासिल ही करनी है। जर्मनी की तरफ से स्टालिनग्राड पे हमला करने वाले थे जर्मनी की 6th आर्मी, और इस आर्मी के कमांडर के रूप में हिटलर ने चुना जनरल फ्रेडरिक पॉलस को। इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए हिटलर ने एक ऐसे कमांडर को नहीं चुना जिसके पास बहुत सारा फील्ड एक्सपीरियंस है, बल्कि वॉन पॉलस को चुना क्योंकि वो हिटलर के वफादार थे और जनरली हिटलर की बातों से एग्री करते थे। हुआ ऐसा था कि पॉलस 1941 के पहले जो ऑपरेशन बारबरोसा की प्लानिंग हुई थी उसकी प्लानिंग में बहुत हेवीली इन्वॉल्व थे और हिटलर की नजर में आ गए थे। उस समय हिटलर ने देखा था कि ये जनरली मेरे ऑर्डर्स मान लेते हैं, ज्यादा इफ्स एंड बट्स ना नुकुर नहीं करते। इस तरह से वॉन पॉलस को 6th आर्मी का कमांड मिल गया। जब जर्मन आर्मी के आर्मी ग्रुप बी ने, जो कि उनके आर्मी ग्रुप साउथ का एक हिस्सा था, स्टालिनग्राड पे अटैक करने की शुरुआत की, उसके पहले हिटलर ने आर्मी ग्रुप बी के आधे पैंजर यूनिट्स को कह दिया कि आप यहां से निकल के और साउथ की तरफ चले जाएं और कॉकेसस में जो हमला होने वाला है उसके साथ ज्वाइन करें, उनको हेल्प करें। इसकी वजह से जो वॉन पॉलस की 6th आर्मी अब स्टालिनग्राड पे हमला करने जा रही थी, उनके पास जो पूरा पैंजर्स का जो डिवीजन होने वाला था, जो उनकी हेल्प करने वाला था, उसमें से आधे उनके पास अब नहीं थे। पर जो आधी पैंजर स्ट्रेंथ उनके पास बची, उसको लेके ही उन्होंने इतना तेजी से हमला किया कि स्टालिनग्राड के 3 दिशाओं से, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट से, वो तेजी से स्टालिनग्राड के अंदर घुसने लगे। पर उन्होंने ईस्ट साइड पे हमला नहीं किया। उसका रीजन ये था कि स्टालिनग्राड के ईस्ट की तरफ वोल्गा नदी थी और जब वो शहर के अंदर घुस भी रहे थे 3 डायरेक्शन से, तो ईस्ट की तरफ यानी नदी को क्रॉस करने की कोशिश वॉन पॉलस ने नहीं की। ये थी वॉन पॉलस की पहली गलती, क्योंकि शुरुआत में स्टालिनग्राड में सोवियत यूनियन के डिफेंसेस उतने अच्छे नहीं थे, वहां पे उतने ट्रूप्स भी नहीं थे और इसीलिए जल्दी जल्दी जर्मन आर्मी ने यहाँ पे जीत हासिल कर ली थी। पर जब वॉन पॉलस ने नदी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, तो जो सोवियत आर्मी के कमांडर्स हैं वो नदी के उस तरफ अपने रीइंफोर्समेंट्स को लगातार आके इकट्ठा कर रहे थे और धीरे धीरे यही सोवियत ट्रूप्स कैसे न कैसे करके स्टालिनग्राड के अंदर लगातार आ रहे थे। अगर वॉन पॉलस ने वोल्गा नदी को क्रॉस करके वहां पे भी हमला किया होता, ईस्ट साइड को भी पूरी तरह सील किया होता, तो वहां से सोवियत रीइंफोर्समेंट्स इतने आसानी से स्टालिनग्राड के अंदर नहीं आ पाती। नदी को क्रॉस ना करने का एक और नुकसान यह हुआ वॉन पॉलस को कि नदी के उस पार सोवियत यूनियन ने अपनी बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स लगा दी और इन गन्स को लेके वो लगातार स्टालिनग्राड पे फायर कर रहे थे। तो जर्मन यूनिट्स जो कि अब स्टालिनग्राड के अंदर थी, उनको इस आर्टिलरी फायर का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने नदी को क्रॉस नहीं किया और उन पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। फिर भी सितंबर 1942 तक आते आते अब जर्मन आर्मी ने स्टालिनग्राड की ज्यादातर सोवियत फोर्सेस को एकदम वोल्गा नदी के पास तक धकेल दिया था और अब पूरे स्टालिनग्राड के अंदर बस कहीं कहीं पे कुछ पॉकेट्स थी जहां पे सोवियत ट्रूप्स थे, वहां से रेजिस्टेंस आ रहा था। ऐसे ही किसी एक पॉकेट में एक सोवियत यूनियन की फैक्ट्री थी जहां पे पहले ट्रैक्टर बनते थे, पर जब लड़ाई शुरू हुई तो इस फैक्ट्री को कन्वर्ट करके टैंक की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बना दिया गया था। और यहां से बहुत बार ऐसा होता था कि टैंक बिल्कुल नए नए, पेंट भी नहीं हुए, बिल्कुल नए नए बन के निकले, गेट के बाहर आते ही उनको जर्मन फोर्सेस को एंगेज करना पड़ा। सोवियत ट्रूप्स ने यहां पे इतना भयंकर रेजिस्टेंस दिखाया था, फिर भी 1942 के ठंड के महीने तक आते आते जर्मनी ने स्टालिनग्राड में ऑलमोस्ट 9/10 टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। इतनी टेरिटरी हासिल करने में 6th आर्मी ने बहुत सारी कैजुअलिटीज देखी थी, पर वॉन पॉलस ही सोच रहे थे कि हमारी जो कैजुअलिटीज हुई वो तो हुई, पर सोवियत यूनियन की हमसे कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं और इसलिए वो ये जो रेजिस्टेंस है बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। और वॉन पॉलस की सोच काफी हद तक सही भी थी। सोवियत कैजुअलिटीज इतनी हो गई थी कि वो उस रेट पे सोल्जर्स को लूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ जर्मनी के ग्राउंड ट्रूप्स नहीं, उनके प्लेन्स भी सोवियत यूनियन की डिफेंसेस पे एरियल अटैक्स कर रहे थे। और जब ऐसा लगने लगा कि अब जर्मन 6th आर्मी पूरी तरह स्टालिनग्राड को कैप्चर कर लेगी, तभी 8 नवंबर 1942 को जर्मन 6th आर्मी के बहुत सारे बॉम्बर्स को स्टालिनग्राड के एरिया से निकाल लिया गया, क्योंकि यह डिसीजन लिया गया कि इन प्लेन्स की जरूरत यहां से ज्यादा अभी नॉर्थ अफ्रीका के कैंपेन में है, वहीं जहां पे अभी एर्विन रोमल लड़ाई कर रहे थे। उनको ही लग रहा था कि ये प्लेन्स, ये बॉम्बर्स वहां पे ज्यादा काम आएंगे और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जब जर्मन 6th आर्मी के बिल्कुल मुट्ठी में आने ही वाला था स्टालिनग्राड, उसी पॉइंट पे उनका एरियल सपोर्ट बंद हो गया और इसी वजह से सोवियत ट्रूप्स को एक राहत की सांस मिली। और इसी मूव की वजह से सोवियत यूनियन के कमांडर मार्शल ज़ुखोव को एक चांस मिल गया कि वो और बहुत सारे सोवियत ट्रूप्स को स्टालिनग्राड के बाहर इकट्ठा करें स्टालिनग्राड पे हमला करने के लिए। अब देखिए पोजीशंस रिवर्स हो गई थी, पहले सोवियत यूनियन स्टालिनग्राड में डिफेंडर्स थे और जर्मन अटैक कर रहे थे, पर अब जर्मन्स जिन्होंने ज्यादातर स्टालिनग्राड को कैप्चर कर लिया था वो वहां के डिफेंडर्स थे और बाहर से मार्शल ज़ुखोव के ट्रूप्स अटैक करने वाले थे। नवंबर
1942 को एक झटके में यहां पे सिचुएशन बदल गई। उस दिन सोवियत यूनियन ने ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च किया और उस दिन एक साथ सैकड़ों टैंक्स और हजारों की मात्रा में सोवियत ट्रूप्स स्टालिनग्राड पे हमला करने के लिए चल पड़े। स्टालिनग्राड के नॉर्थ और साउथ फ्लैंक पे जो डिफेंडर्स थे वो जर्मनी के नहीं थे, वो उनके एलाइज रोमेनिया के थे और रोमेनिया के ट्रूप्स के पास जो इक्विपमेंट था, जो आर्मर था, वो जर्मन से भी खराब था। तो जब ये सोवियत काउंटर अटैक आया ऑपरेशन यूरेनस के अंतर्गत, तो ये रोमेनियन ट्रूप्स के पास कोई चांस ही नहीं था। जो ट्रूप्स वहां पे मारे नहीं गए, जो वहां से बच गए, वो सीधे भाग के स्टालिनग्राड के अंदर आ गए और अपने जर्मन एलाइज के साथ मिल गए। और इस तरह से अब जो सारे एक्सिस के ट्रूप्स थे, चाहे वो जर्मन्स हो गए, रोमेनियंस हो गए, अब वो सब स्टालिनग्राड के अंदर ही थे। और इस सब के दौरान सोवियत आर्मी चारों तरफ से स्टालिनग्राड को घेरने की कोशिश कर रही थी। अब इतनी मुश्किल घड़ी में जर्मन हाईकमांड इस बात को अच्छे से जानते थे कि उनकी जो 6th आर्मी है ये पूरी तरह घेरी जाएगी और बचेगी नहीं। तो जर्मन हाईकमांड ने इस बात को सोचा कि हम अपनी आर्मी को यहां से निकलवाते हैं, ब्रेकआउट करवाते हैं, और इसके लिए उनको हिटलर की परमिशन चाहिए थी। पर प्रॉब्लम यह थी कि हिटलर ने कुछ दिनों पहले जर्मन जनता के सामने ये भाषण दिया था, ये अनाउंस किया था कि स्टालिनग्राड से हम नहीं निकलेंगे। तो अब चाहे मिलिट्री कमांडर्स कुछ भी कह रहे हो, पर हिटलर ने कह दिया था कि स्टालिनग्राड से नहीं निकलना है। तो जब उनके पास परमिशन के लिए गए तो हिटलर ने कहा ऑब्वियसली कोई भी जर्मन फौजी यहां से नहीं निकलेगा। इसके बाद हिटलर ने अपने लुफ्टवाफे यानी एयरफोर्स के कमांडर हरमन गोरिंग से बात की और उनसे पूछा कि क्या हम अपने सोल्जर्स को जो उस पॉकेट के अंदर हैं, स्टालिनग्राड के अंदर हैं, हम उनको एयर से सप्लाई करवा सकते हैं, उनके पास सप्लाईज ड्रॉप करवा सकते हैं। हरमन गोरिंग ने कहा बिल्कुल हम करवा सकते हैं। उन्होंने हिटलर को कहा कि हम हर दिन 750 टन की सप्लाई स्टालिनग्राड में एयर ड्रॉप कर सकते हैं। परंतु हरमन गोरिंग इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये एक सरासर झूठ था। उनके पास इतने प्लेन्स ही नहीं बचे थे कि वो इतने सारे सप्लाई मिशन फ्लाई कर पाए, और जितनी वो बात कर रहे थे कि 750 टन, उतनी सप्लाईज ड्रॉप करने के लिए दिन में उतने रोशनी वाले घंटे ही नहीं थे उस मौसम में। पर फिर भी गोरिंग ने हिटलर को कह दिया कि हम इतनी सप्लाईज ड्रॉप करवा सकते हैं। और जब ये सप्लाई मिशन फ्लाई करने शुरू हुए तो जो मैक्सिमम एक दिन में उन्होंने सप्लाई करवाई थी वो सिर्फ 289 टन था। आप सोच के देखिए, 750 टन उसने वादा किया था और मैक्सिमम उसने 289 टन किया, वो भी एक दिन। और बाकी जितने भी दिन सप्लाईज हुई हैं उनका अगर आप एवरेज निकालो तो सिर्फ 94 टन की सप्लाई उन्होंने ड्रॉप की थी एवरी डे। और ये ऐसा भी नहीं था कि उनके प्लेन्स आ रहे हैं, आसानी से सप्लाई ड्रॉप कर रहे हैं फिर निकल जा रहे हैं। जो प्लेन्स यहाँ पे आते थे उनको उन एरिया से फ्लाई करके आना पड़ता था जहां पे सोवियत आर्मी थी, और वो जब इन पे फायर कर रही थी इसके वजह से बहुत सारे जर्मन प्लेन्स जहां पे सप्लाई मिशन फ्लाई कर रहे थे वो भी क्रैश हो रहे थे। आप सोच के देखिए, इस पूरे सप्लाई मिशन के दौरान जर्मन्स ने अपने 500 से ज्यादा प्लेन्स को गवा दिया, ऐसे काम को करने के लिए जो कि उनको करने की जरूरत ही नहीं थी अगर हिटलर यहां से ब्रेकआउट करने का ऑर्डर दे देता। अब यहां पे स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हिटलर ने अपने एक बहुत चहीते कमांडर एरिक वॉन मैनस्टाइन को भेजा। वो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत रिस्पेक्टेड कमांडर थे, और वो अपनी 4th पैंजर यूनिट को यहां पे लेके आए और जो घेराव किया हुआ था सोवियत यूनियन ने स्टालिनग्राड के बाहर, उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा, ये जो उन्होंने अटैक किया था वो शुरुआत में सफल भी हुआ था। जो सोवियत्स ने घेराबंदी की थी स्टालिनग्राड के बाहर, उस घेराबंदी को चीरते हुए ये काउंटर अटैक अब स्टालिनग्राड के 34 माइल्स तक आ गया था। तो अब बस ये करना था कि जो पॉलस की 6th आर्मी स्टालिनग्राड के अंदर थी उनको ब्रेकआउट करके सिर्फ 34 मील का डिस्टेंस ट्रैवल करके एरिक वॉन मैनस्टाइन की यूनिट के साथ लिंक अप करना था, और यहां से फिर लोग निकल जाते। इस बात की परमिशन लेने के लिए वॉन पॉलस ने हिटलर से कांटेक्ट किया और बोला कि क्या हम अब एरिक वॉन मैनस्टाइन की यूनिट के साथ लिंक अप कर सकते हैं। हिटलर ने एक बार फिर से मना कर दिया। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ऐसा नहीं था कि हिटलर के ऑर्डर्स सारे कमांडर्स फॉलो करते ही थे। बहुत बार ऐसा हुआ था कि हिटलर ने जो ऑर्डर दिए थे लोग उसको फॉलो नहीं करते थे। इनफैक्ट हिटलर के खुद के एक बहुत ही चहीते कमांडर थे जनरल एल्विन रोमल। उन्होंने भी कई बार ऐसा किया था कि अपने हाई कमांड के या अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था, बट अल्टीमेटली जीत दिलाई थी। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अल्टीमेटली वो जीत दिलाते थे, इसीलिए उनका ऑर्डर फॉलो ना करना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर वॉन पॉलस चाहते तो वो हिटलर का ऑर्डर ना फॉलो करते, वहां से निकल जाते और अपनी आर्मी को अगर बचा लेते, तो उनकी भी ऑर्डर फॉलो ना करने की बात को इग्नोर कर दिया जाता। पर वॉन पॉलस हिटलर के बहुत वफादार थे, ऑर्डर्स हमेशा फॉलो करते थे, तो इसीलिए जब हिटलर ने परमिशन नहीं दी तो वॉन पॉलस ने यहां से ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं की। और ऐसा भी नहीं था कि जो जर्मन सपोर्ट, जो जर्मन 4th पैंजर इतना सोवियत घिराव को काट के 34 माइल्स तक आ गया था स्टालिनग्राड के, वो वहां पे एकदम सेफली बैठे हुए थे। उनके भी आसपास सोवियत खतरा था। तो जब पॉलस से न्यूज आ गई कि वो लिंकअप नहीं करेंगे, तो ये 4th पैंजर भी यहां से रिट्रीट कर गया। और इस तरह से जो पॉलस के पास एक चांस था 6th आर्मी को बचाने का,
वो भी गया। और उसके ऊपर से इसके कुछ दिन के बाद सोवियट्स ने एक और बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया। जो 6th आर्मी थी और जो सबसे क्लोजेस्ट जर्मन यूनिट्स थी उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो 150 माइल्स हो गया। अब स्टालिनग्राड में जो 6th आर्मी थी उनके पास सप्लाईज नहीं आ रही थी और सोल्जर्स जो गोली से नहीं मर रहे थे वो भूख या फिर ठंड से मर जा रहे थे। अब आ गया नया साल 1943 के स्टार्टिंग में, जनवरी के मिड में आके सोवियत कमांडर्स ने वन पॉलस को अप्रोच किया स्टालिनग्राड के अंदर और उनको ये ऑफर दिया कि अगर आप सरेंडर कर दो तो हम आपको तो कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, आपके जो ट्रूप्स हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव होगा, उनको मेडिकल सप्लाईज देंगे और जो भूख से मर रहे हैं उनको कुछ खाने के लिए देंगे। एक बार फिर से वन पॉलस ने हिटलर को कांटेक्ट किया और बोला कि देखो ये ऐसा ऑफर आ रहा है, क्या लगता है आपको, हमको क्या करना चाहिए। हिटलर ने फिर से कहा कि कोई सरेंडर नहीं होगा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक एक जर्मन फौजी अपनी आखिरी गोली तक लड़ाई करेगा और उसके बाद आखिरी सांस तक वहां पे खड़ा रहेगा, यहां से कोई रिट्रीट नहीं होगा, कोई ब्रेकआउट नहीं होगा। और वंस अगेन पॉलस हिटलर की हर बात मानते थे, उन्होंने फिर से इस ऑफर के लिए मना कर दिया। यह आखिरी बार था जब सोवियट्स ने एक रिलेटिवली अच्छा ऑफर उनके सामने रखा था। अब यहां पे हिटलर ने एक और कोशिश की। 30 जनवरी 1943 को हिटलर ने वन पॉलस को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया और साथ में वन पॉलस को यह भी बताया कि आज तक जर्मन हिस्ट्री में किसी भी फील्ड मार्शल ने सरेंडर नहीं किया। तो देख लो भाई, अगर तुमने फील्ड मार्शल बन के सरेंडर कर दिया तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। इस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने वन पॉलस को मैसेज दिया। पर बात वही थी, हिटलर ये सारे फैसले अपने कंफर्ट से जर्मनी के अंदर से बता रहे थे और वन पॉलस अब चारों तरफ से घिरे हुए थे, उनकी आर्मी लगातार मर रही थी और बिना सरेंडर किए भी उनकी आर्मी वहां पे मरे जा रही थी, चाहे भूख की वजह से चाहे ठंड की वजह से। तो वन पॉलस ने अब फील्ड मार्शल बनने के बाद सोवियट्स के सामने सरेंडर कर दिया। अब स्टालिनग्राड के अंदर जर्मनी की जो भी बची कुची कहीं भी फोर्सेस थी, सब ने फाइनली 2 फरवरी 1943 को ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। स्टालिनग्राड के कैंपेन के लिए हिटलर ने एक ऐसे कमांडर को चुना था जो हर ऑर्डर उनका फॉलो कर रहा था, पर इसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी ने अपनी 6th आर्मी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स थे, उसको ऑलमोस्ट पूरी तरह गंवा दिया। अगर आपको स्टालिनग्राड की लड़ाई के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस पूरे बैटल के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।